बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बताया था कि जब ये हुकूमत शहबाज शरीफ की चली जाएगी तो फिर बाकायदा तौर पर स्कैंडल्स आएंगे। तो आज कल से 4-5 स्कैंडल के बारे में एफ आई ए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जिसमें सबसे बड़ा स्कैंडल उनका कोई मोटरवे के लिए ज़मीन खरीदने का है। दूसरा स्कैंडल जो है, आपको पता है आटा तकसीम किया किया था, उसमें 18 लाख बोरियों का स्कैंडल है। और तीसरा ये है कि जो पाकिस्तानियों की सैलाब ज़दगान के लिए मदद की गई थी, वो सिंध में भी काफ़ी घपला नज़र आ रहा है। और बाहर से जो सामान आया वो उसमें भी बहुत बड़ा घपला है। उसके लिए मतलब कि बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन हमारी ISI भी करती है, IB के पास भी रिपोर्टें होती हैं, और FIA भी करती है। ये सिर्फ उनको डराने के लिए की जाती है, क्योंकि पार्टी को और नवाज शरीफ को ये बाकायदा तौर पर अब आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में जब ये उनको काम पड़ेगा उसमें ये यूज़ करेंगे। ये करवाएंगे ज़रूर, लेकिन ये अभी यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल बन रही है, और ख़ासकर जड़ांवाला का जो वाक़या हुआ है उसको मतलब कि बखबर ज़राए और बहुत से साफ़ी ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह इन इलाकों में मौजूद था जब ये काम शुरू हुआ है। और बाज़ तो साफ़ी ये कहते हैं कि हो सकता है कि इसने खुद ही मतलब कि आगे लगवाई हों, क्योंकि वो बंदा जो है ना, वो वोट हासिल करने के लिए, आपको पता है कि सपा साबा और बहुत से और बैन आउटफिट से भी उसके तल्लुकात थे। और इसने फिर हो सकता है, क्योंकि आंदा इलेक्शन के लिए उसको वोट तो नहीं पड़ना, लेकिन हो सकता है उसने किया हो। ये कन्फर्म खबर नहीं है लोग को, लेकिन लोग ये बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये उस दिन जड़ा वाले में क्यों था, और तहसील जड़ांवाले के अलावा भी वो फैसलाबाद के जिन जिन इलाकों में वहाँ ये मौजूद था। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जो पाकिस्तान के लिए जो इंटरनेशनल ताकतें हैं, उसने बाकायदा तौर पर अब ये दबाव डालना शुरू कर दिया है कि आप पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं। इसके लिए बाकायदा तौर पर स्टेट ऑफिस का ना, स्टेट डिपार्टमेंट का एवरी डे मतलब कि होता है, स्पोक पर्सन जो ब्रीफिंग करता है, उसने भी कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो निगरान वज़ीर आज़म आया है ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएगा। और चौथी सबसे बड़ी खबर ये है कि मुल्क में बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान ने ये मतलब कि खदशे का इजहार नहीं किया, बल्कि ये चीज़ तय कर ली है कि इलेक्शन जो है वो हल्का बदियों मरदमशुमारी के बाद हल्का बदियों करवाने के बाद किए जाएंगे। क्योंकि ये वो प्लान था जो कि नवाज शरीफ और सिलसिला माफिया के सरदार के साथ बाजवा ने मिलकर बनाया था, और उसी प्लान के मुताबिक हर एक चीज़ हो रही है। कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन रही, क्योंकि इसीलिए वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो बंदियाल साहब से मिल रहा है। बंदियाल साहब इस के ज़िम्मेदार हैं। आपको पता है, मैं बार बार यही कहता हूँ, वो भी रजीम चेंज का इस आधार है। उससे मुलाकात करने का मकसद ये है कि कोई ना कोई दाल में काला है। अगर बंदियाल साहब में पावर होती, बंदियाल साहब अगर फेयर होता, तो बंदियाल साहब जो है ना, इसको बाकायदा तौर पर सस्पेंड करवा देता, क्योंकि इसने 14 मई का इलेक्शन नहीं करवाया था। लेकिन इसके बारे में कोई उसका जिक्र नहीं किया जो उसने 14 मई के आर्डर किया। अभी हफ्ता 10 दिन पहले इसने आर्डर किया है कि जो इलेक्शन, उसका इलेक्शन कमीशनर पे सारा कुछ मतलब कि मलबा डाला है, लेकिन इनको मतलब कि मतल नहीं किया या किसी को सस्पेंड नहीं किया, ना ही मतलब शहबाज शरीफ हुकूमत को कोई डर पहुँचाया उसने। और चौथी सबसे बड़ी बात ये है कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है और जो कुछ मुल्क में आइंदा होने वाला है, उसके लिए सबको पता है कि अब पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो बाकायदा तौर पर सेमी मार्शल लॉ लगा चुकी है पाकिस्तान में। इसके अलावा आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 16 महीने से जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठ के मुंह जो था शहबाज शरीफ का था, वो पीछे बैठ के जो कुछ कर रही थी वो सब के आपके सामने अभी खुली तौर पर उसके पास मतलब इख्तियार आ गए हैं। वो सीमी मार्शल लॉ मुल्क में लग चुका है। अब जब वो चाहेंगे वो इलेक्शन करवाएंगे, जिस वो चाहेंगे वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इसलिए कि उनके आगे आपको पता है 14 मई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो आर्डर भी था, लेकिन उनको उस आर्डर को उन्होंने वाह में उड़ा दिया। और पाँचवीं सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब को जानबूझ के जियत दी जा रही है ताकि वो किसी तरीके से
مطلب کہ جھکنے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر جو ڈرٹی ہیری بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے بارے میں وجاد حسین سید ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا، اس نے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ ڈرٹی ہیری جب میجر تھا تو اس نے یہ جو تھیسس لکھنے پڑتے ہیں نا، یہ آرٹیکل لکھنے پڑتے ہیں، وہ پھر اپنا جو اوپر والا ہوتا ہے وہ پھر دیکھتا ہے، پھر پروموشن اسی طرح مطلب کورس ہوتی ہے نا ان کے آفیسروں کے بھی، تو اس میں اس نے میجر جب تھا تو اس نے تھیسس دیا تھا کہ ہم دہشت گردوں سے یعنی کہ کام نکلوانے کے لیے ان کو ٹارچر بھی کر سکتے ہیں، ذہنی ٹارچر کر سکتے ہیں، جسمانی ٹارچر کر سکتے ہیں ان کو جھکانے کے لیے. تو یہی حربہ وہ بغیرت جو ہے نا وہ عمران خان صاحب یوز کر رہا ہے، اس کو وہ باقاعدہ طور پر یہ محل میں جو آپ اٹک جیل کا انتظامیہ ہے وہ یا تو ڈٹی ہیری ہے یا جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے بندے ہیں، کیونکہ وہ سول کے پاس نہیں ہے. کیونکہ سول کے پاس ہوتا تو عمران خان سے ہر روز کوئی نہ کوئی وکیل ملاقات کرتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 180 مقدمات ہیں، وہ کلائنٹ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کو ملنے نہیں دی جا رہا. اور آج سماعت ہو رہی ہے وہ نیب کی، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آج بندیال جو ہے جاتے جاتے کوئی ڈیسیجن کر جائے، اس کو ریٹرن بیک کر جائے، جو کہ نیب کنوینین انہوں نے NRO2 اپنے آپ کو خود ہی دیا تھا، کیونکہ معاہدے میں شامل تھا کہ آپ جو مرضی کرتے رہنا، ہم آپ کو نہیں منع کریں گے. تو چوتھی اور آخری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک میں اب جو ہے نا سیاست وہ چاپلوسی کی سیاست بن گئی ہے. یہ پرانے وقت میں جس وقت بڑے لیڈر ہوتے تھے، نواب زادہ، نصر اللہ اور بے نظیر اور بھٹو اور مفتی محمود اور مطلب کہ طفیل اور مولانا مودودی، یہ اپنے مطلب اسٹینڈ کے لیے لڑتے تھے، اپنی جمہوریت کے لیے لڑتے تھے. اب پاکستان میں کوئی سیاستدان سوائے عمران خان کے علاوہ کوئی سیاستدان ایسی نہیں رہ گیا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے بول سکے، کیونکہ سب مطلب کہ سیاست پاکستان میں اس اسٹیبلشمنٹ نے ختم کر دی، اقتصادیات ختم کر دی، مطلب کہ اخلاقیات ختم کر دی. اور کیونکہ جو بھی سیاستدان ہیں وہ سب چاپلوسی جو سیاستدان بن چکے ہیں، ان میں کوئی پاور نہیں کہ وہ سٹینڈ لے سکیں. پاکستان زندہ باد.